हेलो स्टूडेंट्स, तुम लोग को वेलकम मेरा यूट्यूब चैनल ऑल राउंडर साइंस वाला में। आज हम तुम लोग का सामने रिप्रेजेंट करेंगे केमिस्ट्री क्लास 11 का स्ट्रक्चर ऑफ एटम सेकेंड चैप्टर है। इससे पहले हम सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का ऊपर की पॉइंट्स दिए थे। आज करेंगे की पॉइंट्स स्ट्रक्चर ऑफ एटम का ऊपर। तुम लोग को वीडियो कैसे लगा कमेंट सेक्शन में ऑब्वियसली देना, एंड अगर अच्छा लगे तो लाइक करना। तो वीडियो समझने की कोशिश करो। चलो करते हैं स्टार्ट। ओके, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लास 9 में भी कुछ हद से हम लोग पढ़े थे। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम लोग पहले जानते थे क्या, कैथोड रेस होता था। कैथोड रेस एक देखने में थोड़ा बहुत ऐसे टॉर्च लाइट का था। इसमें एक कैथोड ट्यूब रहता था जिसमें एक हीटर रहता था प्रेजेंट। उसमें से अगर इसको हीटर हीट करता था तो मेटल सरफेस उसमें से एक इलेक्ट्रॉन ऐसे करके निकाल के सीधा जाता था। अगर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड रखा जाए, मैग्नेटिक फील्ड, तो उसमें वो डिफ्लेक्शन होके नीचे ऐसे आ जाएगा। और इस रे को कैसे ऑब्जर्व करेंगे, इसलिए फ्लोरेसेंस सब्सटेंस हम लोग यूज करेंगे इस रे को जानने के लिए। फ्लोरेसेंस सब्सटेंस को जो यूज करेंगे उससे इसका बिहेवियर पता चलेगा। तो कैथोड रे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये जो स्ट्रेट बीम ऑफ लाइट जा रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड का वजह से वो डिफ्लेक्ट होके उस तरफ हिल गया है। मतलब इसको हम लोग मैग्नेटिक वेव्स बोल सकते हैं। और कैथोड रे को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रॉन कैसे बोल सकते हैं। अगर कैथोड रे को ऐसे फिर से डिस्कवर कर रहे हैं तो कैथोड रे ऐसे निकाल रहा है, यहाँ अगर पॉजिटिव फील्ड लगाया जाए, पॉजिटिव फील्ड प्लस चार्ज, तब उस तरफ डिफ्लेक्शन होगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी बोला जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से इसका बारे में जानकारी आया। इलेक्ट्रॉन, देन प्रोटॉन डिस्कवर हुआ, देन न्यूट्रॉन। तो एटॉमिक न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये तीनों का ही सब जगह जानकारी होता है। ऐसे हम लोग का बॉडी भी एटम से बनता है, तो उसको भी अगर कॉन्फ़िगरेशन से समझेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन रहता ही है। हम लोग जानते हैं जब वायरस का बॉडी को क्लासिफाई करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, तभी भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। ठीक है, तो हम लोग इलेक्ट्रॉन्स का थोड़ा बहुत जानकारी लेंगे। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन ने पहले डिस्कवर किया, जे थॉमसन। प्रोटॉन को किया गोल्डस्टेन ने, गोल्डस्टेन। और न्यूट्रॉन को किया कौन, चैडविक। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 10 टू द पावर माइनस 19। प्रोटॉन का सेम चार्ज है 1.6 10 टू द पावर माइनस 19। इलेक्ट्रॉन चार्ज लेस है, जीरो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज तो सेम लग रहा है, इसमें पहले माइनस लगा सकते हो तुम लोग। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.11 10 टू द पावर माइनस 31 kg। इसमें होता है 1.672 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। इसमें भी लगभग सेम टाइप ऑफ रहता है 1.64674 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। तो वो ये इलेक्ट्रॉन का क्या है, चार्ज और ये मास। कभी कभी क्वेश्चन में देते हैं चार्ज बाय मास रेशियो फाइंड करो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, तो उसमें हम लोग को ये वाला करना हो सकता था। ठीक है, थॉमसन मॉडल अभी क्या बोल रहे हैं उसका बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ एटम बहुत बड़ा सिलेबस है, उसको की पॉइंट से तुम लोग को आइडेंटिफाई करना सिखाएंगे। तो ठीक है, थॉमसन मॉडल क्या था। थॉमसन मॉडल ने बताया प्लाम पुडिंग मॉडल और एक वाटरमेलन स्ट्रक्चर है, ऐसे पकड़ो। तो हम लोग जाते थे प्लाम पुडिंग में क्या होता, किशमिश या पुडिंग ऐसे ऐसे करके किया जाता था। या
वाटरमेलन स्ट्रक्चर इसको लेंगे तो ये क्या हो जाता था, रेड कलर पार्ट जो है उसको हम लोग क्या मानेंगे, न्यूक्लियस। उसमें क्या रहता है, पॉजिटिव चार्ज, माने प्रोटॉन रहेगा। और ये जो सीड्स है उसमें, इसको अगर वाटरमेलन स्ट्रक्चर अगर हम लोग लेंगे तो वाटरमेलन स्ट्रक्चर, वाटरमेलन स्ट्रक्चर अगर लेंगे तो ऐसे ही होगा। अच्छा, तो सीड्स जो है वो हो गया इलेक्ट्रॉन, मतलब सीड नेगेटिव चार्ज। तो इसमें थॉमसन का एक गलती हुआ था, बोला तो जितना नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों एक साथ मिलके क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। दैट इज अकॉर्डिंग टू द थॉमसन, एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इन नेचर, बट ये नहीं होता है। इसका बाद आया कौन, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट किए थे। उसका अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट में यहाँ पर एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को रखा गया, जिसमें सब्सटेंस से अल्फा पार्टिकल्स निकाल के जा रहा था। उसका बाद या गोल्ड फॉयल रखा गया। तो उसका बाद हम लोग देखते थे उसका फ्लोरोसेंस जो क्रिएट हुआ यहाँ पर हुआ। तो उसमें से रदरफोर्ड का कंक्लूजन का मेन मैटर है, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी एंड द मोस्ट कॉन्स्ट्रिक्टेड पार्ट, माने ज़्यादातर जो थिकनेस है वो उसका सेंटर में रहता है। और वो जो सेंटर को हम लोग क्या बोलते थे, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है। और दैट इज रदरफोर्ड ने पहले डिस्कवर किया था। हम लोग जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सेल ड्राइंग करते हैं तो उसमें क्या बोल रहे थे, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है, उसका चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहता है, ऐसे ऐसे करके। हम लोग नीचे क्लास में ये भी पढ़े थे कि एल एम एन ऐसे करके, के सेल एम एल सेल एम सेल एन सेल। बोर्ड वाली स्कीम भी पढ़े थे, जैसे 2n², एन का वैल्यू अगर 1 होगा तो 2 इंटू 1² दैट इज 2। फास्ट सेल में के में, एल में हो जाएगा 2 इंटू 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, एम में हो जाएगा 2 इंटू 3², 9 2 जा 18। ऐसे करके करके इंक्रीज होते रहेगा, नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ेगा, तो उसका सेल का आउटर स्ट्रक्चर भी इंक्रीज होगा। ऐसे करके किया है। तो रदरफोर्ड का मेन कंक्लूजन था, एटम का ज़्यादातर पार्ट एम्प्टी होता है और उसका जो मेन कॉन्स्ट्रिक्टेड पार्ट, मेन थिकनेस उसका न्यूक्लियस, जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहता है एंड इलेक्ट्रॉन उसका चारों ओर रिवॉल्व करता है। लेकिन रदरफोर्ड का ड्रॉबैक कहाँ से ओरिजिनेट किया, रदरफोर्ड बोला था जब इलेक्ट्रॉन ऐसे चारों ओर घूमते गया, एटम का चारों ओर ऐसे ऐसे करके इलेक्ट्रॉन अगर घूमते जा रहा है, ऐसे ऐसे घूमते घूमते कंटिन्यूअसली एक रेडिएशन करते रहेगा। तो रेडिएशन करते करते इलेक्ट्रॉन्स का कुछ देर बाद इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लॉस हो जाएगा। तो एनर्जी अगर लॉस होगा तो प्रोटॉन जो सेंटर में है, तो प्रोटॉन क्या करेगा, उसको अपने तरफ खींच लेगा, अपने तरफ खींच लेगा। तो अपने तरफ खींच लेगा तो ये जो एटम का ऐसे स्ट्रक्चर है वो ऐसे बन सकता है जो इम्पॉसिबल है। तो इसलिए रदरफोर्ड का ये वाला ड्रॉबैक्स आ चुका था। नहीं तो रदरफोर्ड का स्ट्रक्चर से ही पहले हम लोग ये जो सर्कुलर स्ट्रक्चर, वो पहले जानकारी रदरफोर्ड से ही मिला था। अभी आएंगे हम लोग एब्जॉर्प्शन इमिशन स्पेक्ट्रम का बारे में। उसका पहले अगर बोर्ड के बारे में पढ़ेंगे और ज़्यादा इजी होता है। बोर्ड ने क्या थ्योरम्स बोला था, सर्टेन सिलेक्टेड सर्कुलर ऑर्बिट, बोर्ड का पोस्टुलेट नंबर 1 था फॉर बोर्ड VOHR, सर्टेन सिलेक्टेड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहता है। जो दिखाने के लिए बोर्ड ने बोला था MBR इक्वल्स टू NH/2π। MBR it is called also angular momentum।
एंगुलर मोमेंटम। एन हो गया इंटीग्रल मल्टीपल मतलब नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल। एज हो गया प्लांक कांस्टेंट। पाई तो यू नो दैट 3.14। वी हो गया वेलोसिटी। एम हो गया मास। आर हो गया रेडियस या डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। दैट इज द न्यूक्लियस से कितना दूर इलेक्ट्रॉन है उसका एंगुलर वेलोसिटी कौन सा एंगल में है उसको जस्टिफाई करने के लिए बोर्ड ने पहले वाला पोस्टुलेट का फर्स्ट पोस्टुलेट में ये वाला डिस्कस किया। नेक्स्ट बोर्ड ने बोल रहा है इन अ सिलेक्टेड ऑर्बिट व्हेन इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स it neither emit nor loss nor gain sorry nor absorb energy, माने वो emit भी नहीं करेगा एनर्जी एब्जॉर्ब भी नहीं करेगा। पोस्टुलेट नंबर 2 में क्या बोल रहा है बोर्ड का पोस्टुलेट नंबर 2, नाइदर emit nor absorb। पोस्टुलेट नंबर 3, पोस्टुलेट नंबर 3 को कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा। हम एक ऐसे न्यूक्लियस बनाए जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहता है, अभी बोले थे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, 5 ऑर्बिट्स हम लोग ड्रॉ किए हैं न्यूक्लियस का बाद। तो उसमें क्या बोला जाता है पहले वाला को हम लोग एन इक्वल्स टू 1 लेते हैं, एन 2 एन, इसमें हम लोग पढ़े थे अल्फा बीटा गामा, तो उसमें भी एक रेडिएशन होते होते हो जाएगा तो इसलिए इमिशन होगा। और लोअर से हायर जाएगा तो उसको एब्जॉर्ब करना है, मतलब जब कोई जैसे हम नीचे क्लास से क्लास 5 से क्लास 7 8 में जब पढ़ने के लिए जाएंगे ज़्यादा हम लोग को एनर्जी चाहिए, मतलब ज़्यादा हम लोग का सिलेबस बढ़ेगा, ज़्यादा पढ़ाई करना पड़ेगा, तो इसलिए ऐसे इसको समझो। तो एब्जॉर्प्शन अगर कोई जैसे क्लास 10 में हुआ तो उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो फिर बैक क्लास 9 से एग्ज़ाम देना स्टार्ट करेगा, तो इसलिए वो इमिशन हो जा रहा है, मतलब उसका जो ब्रेन है यूज़ नहीं हो पा रहा है, यूजलेस। ठीक है, नेक्स्ट होता है तो हम फिर से एक बार रिपीट करते हैं मेरा, हम जो इसमें थोड़ा पहले गलत बोल दिए थे, जो हायर से लोअर में जाने के लिए इमिशन स्पेक्ट्रम, लोअर से हायर जाने के लिए एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट इसको बोर्ड को मॉडिफिकेशन करने के लिए सोमरफील्ड आया। सोमरफील्ड ने क्या बोला, नाम से पहले जानो। सोमरफील्ड ने बोला बोर्ड जो बोला था सर्कुलर ऑर्बिट, स्पेशल टाइप ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट, उसको सोमरफील्ड ने बोला था वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में फॉर्म हो जाएगा। यहाँ न्यूक्लियस को पकड़ो, इलिप्टिकल ऑर्बिट में फॉर्म हो जाएगा। ये जो इलिप्टिकल ऑर्बिट में फॉर्म हुआ इससे जो सर्कुलर ऑर्बिट से देखो इलिप्टिकल ऑर्बिट जो बन रहा है उससे उसका साफ सेल का बारे में जानकारी मिला, साफ सेल। एंड सोमरफील्ड से इसमें से हम लोग को देख रहे एंगल ऑफ रिवोल्यूशन एंड डिस्टेंस बोथ आर चेंज हो जाता है। इसका अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ रहता है उसका एंगल ऑफ रिवोल्यूशन एंड डिस्टेंस इसमें अगर इलेक्ट्रिकल पाथ में आएगा सब चेंज हो जाएगा। ये सोमरफील्ड में था। अभी हम लोग पढ़ेंगे क्वांटम नंबर्स के बारे में। सॉरी, क्वांटम नंबर क्या है। क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर कितना तरीके का होता है, प्रिंसिपल, एजिमिथल, मैग्नेटिक एंड स्पिन। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम लोग बोलते हैं कैसे, एन से डिटरमाइन करते हैं, एजिमिथल को 0 और n-1। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को कोई बुक में एमएस भी लिखा रहता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं 2l + 1 एंड दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर
ये एल का वैल्यू होता है, एल इक्वल्स टू 0 और n-1। एजिमुथल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट होता है एल से। तो 2l + 1 एंड देन इसका हर एक वैल्यूज के लिए प्लस हाफ और माइनस हाफ यूज होगा। तो एजिमुथल क्वांटम नंबर से और कुछ वैल्यू आया, जैसे वैल्यू ऑफ एल सबसेल 0, 1, 2, 3 एंड 4। तो एस 0 के लिए एस पी डी एफ जी, इसको जब तक नहीं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे समझ में उतना इजीली नहीं आएगा। उसके बाद आया हुन्स रूल। तो हम लोग बहुत सारा रूल्स के बारे में डिस्कस किए, अभी आए हुन्स रूल। हुन्स रूल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने का बाद तुम लोग को समझाएंगे और इजीली समझ में आएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अबाव प्रिंसिपल में। अबाव प्रिंसिपल बहुत ज़रूरी है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। इसमें हम बैक करके न्यूमेरिकल्स कराएंगे तब समझाएंगे, ये जो क्वांटम नंबर्स के बारे में एक्सप्लेन कर रहे थे। तो पहले है 1s ले लो, उसके बाद 2s, 2p, 3s, 3s का बाद 3p, 4s, 3d, देन 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4a, 5d, 6p, 7s, ऐसे करके चलते रहेगा। 1s, then 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, कोई कोई स्नेक डायग्राम से भी इसको रेक्टिफाई करता है। ठीक है, हम लोग लेते एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर सोडियम के लिए। सोडियम 11 है, तो इसके लिए पहले हम लोग सीखे थे कि K11 करके, दैट इज 11 को अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को 2, 8 एंड 1, 2, 8 एंड 1, बट इनमें से अभी सब सेल में डिवाइड होगा। 1 एस में कितना रहता था इसका, फिर हम लिखे थे एस में क्या रहेगा, एस में 2 ही इलेक्ट्रॉन रहने का कैपेसिटी है। 1s2 लिखे, ठीक है। उस 2 से कम हो सकता है बट 2 से ज़्यादा नहीं। अच्छा, उसका पहले हम लिख देते एस में 2 का कैपेसिटी है, पी में 6 का कैपेसिटी है, डी में 10 का कैपेसिटी है, एफ में 14 का कैपेसिटी है। उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, उससे कम हो सकता है। तो 1s2, 2s2, फिर अगेन 2, 2p6, 6 बनाने के लिए फॉर पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देखो पेयर करके लिखे कैसे, 2, 2, 4, 4 + 6, 10, और एक अभी भी रिमेनिंग है, वो कौन सा सेल में जाएगा, 3s में जाएगा, 3s1 सिंगल है। इससे और आसान जानकारी हो रहा है, देखो इसमें K11 करके एम सेल में 1 आया था, इसमें 3s में 1 आया, सब सेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स। सोडियम तो जानते ही है मेटल है, इजीली इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर सकता है, इसका आईपी का वजह से लो आईपी होता है क्योंकि वो इजीली रिमूव कर सकता है। अगर इसका जगह अगर हम लोग एल्युमिनियम को चूज करते हैं, एल्युमिनियम 13 है, तो कितना बढ़ेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करना है, तो 3s है, एस तो 2 से ज़्यादा नहीं होता है, तो इसमें क्या करेंगे, 2 कर देंगे। देखो 3s में 2 कर दिया, तो 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, अभी भी एक बाकी है, वो कहाँ पर जाएगा, क्या इसका सेल नंबर है क्या, 3p1। तो एल्युमिनियम का जब वैलेंसी का चार्ट आएगा तो 3s एंड 3p दोनों को एक साथ करके 3s1, 3s अभी 2 हुआ है, सॉरी, 2, 2, 4,
4 6 10, 10 2 12 और 1 13, 3s2 3p1। तो ये जो 3 नंबर ऑफ सेल में आ रहा है इसका पीरियड होगा 3 एंड ग्रुप इज 2 + 1 3। 3 मीन्स 10 + 3 दैट इज 13। एल्युमिनियम 13 ग्रुप में पीरियोडिक टेबल में रहेगा। इसमें पीरियोडिक टेबल भी का बारे में भी जानकारी आ जा रहा है। अभी थोड़ा बड़ा करते हैं। लाइक कैल्शियम, इसका कितना है 20, 288। तो इसमें 2 + 8 10 + 8 18 + 2 20। तो इसको अगर हम लोग सब सेल में डिवाइड करेंगे तो 1s2 2s2 2p6। देखो 2 + 2 4 4 + 6 10, 3s2 12, 3p6, 12 + 6 18। p का बाद आ रहा है 4s। कैल्शियम को तो ऑलरेडी 20 है तो 4s2। इसको अगर ऐसे करके लिखेंगे तो 1s 2s2 1s2 2s2 2p6। सब पेयर इलेक्ट्रॉन को ऐसे दिखाया जाएगा, इसको ऐसे p6 एंड दैट इज 4s2। तो अगर इसका वैलेंसी के बारे में पूछेगा, तुम लोग को अभी कंफ्यूजन होगा, सर आपने तो पहले बोले थे लास्ट का जो सेल्स है वो दोनों को ऐड करके, लेकिन देखो ये 4 नंबर ऑफ सेल में एंटर कर गया तो इसका वैलेंसी ये दोनों को जोड़ के नहीं 4s में ही आया। 4 नंबर सेल में 4s2 जो था इसका पीरियड हो जाएगा 4 और ग्रुप होगा क्या 2, ग्रुप 2। दैट इज अल्कालाइन अर्थ मेटल ग्रुप 2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और भी रहेगा। अगर कोई एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाइक क्रोमियम का 24 है, इनमें से कुछ एक्सेप्शनल कैरेक्टरिस्टिक आएगा। यहाँ पर देखो 1s2, पहले तुम लोग 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 ऐसे करके यहाँ तक 18 है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 18 है। 18 किसका रहता है इलेक्ट्रॉन, आर्गन का प्रेजेंट है, आर्गन 18। तो तू इतना बड़ा करने का पहले तुम लोग ऐसे भी कर सकते हो, आर्गन लिख के यहाँ पर आर्गन का बाहर में 18, तो इतना लिखना नहीं पड़ेगा। उसका बाद आर्गन तो ऑलरेडी 18 हो गया, अभी हम लोग को कितना चाहिए 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, 18 + 6 24। तो 18 + 6 24। ओके, तो 4s में तो 2 रख सकते हैं, डी में बाकी का इलेक्ट्रॉन दे देंगे, ऐसा बात चल रहा है। लेकिन नहीं, ये एक्सेप्शन कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होता है, इसमें 4s में 4s तो आएगा ही, 4s में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा और 3d में 5 रहेगा। तीन दो पांच। डी का हम डी में बोला था अत्यधिक कैपेसिटी, उसका सबसे सर्वोत्तम कैपेसिटी क्या है, डी में 10 रह सकता है, तो 3d 10 बोले थे ऐसा कैपेसिटी होता है। बट यहाँ पर नहीं है, हम ये समझाने के लिए लिखे। तो इसमें 5, वो 1 2 3 4 5। हुन्स रूल में अभी क्या बोल रहे थे, थोड़ा पहले बोले थे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने का टाइम में समझाएंगे। हुन्स रूल में बोलते हैं अगर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर किसी भी जगह पेयर में रहता है तो क्या करेगा, उसका आगे वाला जो सेल है जब तक ना हर एक सेल को भर्ती करे तो अपने आप को उस सेल का हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करते रहेगा। तो इसमें क्या आया 3d5 आया। ठीक है, और एक करते हैं आयरन, एंड दैट इज 26। Fe 26 आयरन में हम
फिर से नहीं लिखेंगे, आर्गन लिख देंगे 18 और कितना चाहिए 8 चाहिए, तो 18 बने 3p तक कंप्लीट हुआ। अभी आर्गन आयरन में कोई कंफ्यूजन करने का दरकार नहीं क्योंकि इसमें एक्सेप्शन कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता है। 4s2 हो गया तो 18 + 2 20 और अभी भी 6 चाहिए। 3d कितना कर देंगे, डी सेल है तो 10 रह सकता है तो 3d6 देखो 26 हो गया। अभी 3d को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 4s तो जानकारी हो ही गया, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर में रहेगा। 3d में बोल रहा है ये लोग 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 यहाँ तो 5 सेल है तो 6 इलेक्ट्रॉन कैसे रह सकते हैं, पहले वाला में पेयर रहेगा 1 2 3 4, देखो 4 2 6, मतलब आयरन का ये जो 4 वैलेंसी दिखा रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें क्या हुआ, ये सब अनपेयर्ड है, दैट इज अ पैरामैग्नेटिक इन नेचर। अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सीख चुके हो तुम लोग। अभी हम लोग चैप्टर को थोड़ा इजीली की पॉइंट्स से डिस्कस करके कंप्लीट करने के लिए आएंगे। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी में बोल रहा है del x, and that is the uncertainty in position of the electrons, equals to h divided by 4 pi m into del v। अच्छा, मोमेंटम तो फिजिक्स में पढ़े हो, डेल पी इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं इसको मास इंटू डेल वी। मास को कभी डिफरेंशिएशन नहीं होगा, मास जो रहता है वो सेम रहता है, ये फिजिक्स में भी पढ़े हैं, जो मास अर्थ का कोई भी पोजीशन में जाओ मास सेम रहता है, बट वेलोसिटी चेंज होता है, इसलिए उसका डिफरेंशिएशन हुआ। तो ठीक है, एक क्वेश्चन अगर ऐसा लिया जाता है, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग इलेक्ट्रॉन moving object of mass 25 gram, uncertainty in position 10 to the power -5 मीटर, एच का वैल्यू गिवन है 6.6 10 to the power -34 जूल सेकेंड। तो इसको हम लोग ये वाला फॉर्मूला में रिप्रेजेंट करेंगे। 10 to the power 5 को कहाँ पर जाएगा, इस तरफ जाएगा, एच कहाँ जाएगा, इस तरफ जाएगा। 25 ग्राम को क्या करना होगा, पहले केजी में कन्वर्ट करना है, क्योंकि जूल पर सेकंड है, ऐसा यूनिट है, इधर भी मीटर है, तो 22,000 कर दो। ऐसे करके बैठाओगे, पाई का वैल्यू ले लेना 3.14। तो क्या निकालना बोला है, इन वेलोसिटी कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी, डेल्टा वी को कैलकुलेट करना है, तो डेल्टा वी इधर चला जाएगा, बाई मास जो है सब नीचे रहेगा। ठीक है, अभी ये अनसर्टेनिटी बोलते बोलते एक चीज हम लोग को फिर से रिव्यू करना है। हाइड्रोजन जो का बारे बोर्ड ने जो मॉडल्स का बारे में डिस्कस किया था, उनमें से उन्होंने और एक कुछ बात बोला था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का ऊपर। हम जो अभी थोड़ा पहले बता रहे थे, एक न्यूक्लियस है, ऐसे ऐसे करके सेल्स जो है, तो हायर से लोअर में जब जा रहा था इमिशन कर रहा था, और लोअर से हायर जा रहा था तो एब्जॉर्प्शन कर रहा था। ठीक है, तो इसमें से जो स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रल लाइन भी क्रिएट होता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इमिशन स्पेक्ट्रम में स्पेक्ट्रल लाइन क्रिएट होता है। इसलिए बोर्ड ने कुछ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का ऊपर कुछ सीरीज बनाया था, लीमान सीरीज, बामर सीरीज, फैस्टियन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पी फंड सीरीज।
तो उसका फॉर्मूला निकालने के लिए उन्होंने बोला वेव नंबर इक्वल्स टू R 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। वेव नंबर को ऐसे लिखा जाता है, वेव नंबर इक्वल्स टू 1/λ भी होता है। तो कभी भी देखोगे ये वाला केमिस्ट्री बुक में क्वेश्चन रहेगा, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ अ स्पेक्ट्रम, तो उसका कुछ स्पेक्ट्रल लाइन बोल देगा जैसे। और एक रीमन सीरीज में तो n1 का वैल्यू क्या होता है 1 होगा, n2 का वैल्यू 2 से स्टार्ट होगा, 2 3 4। बामा सीरीज में n1 का वैल्यू 2 होगा, n2 का वैल्यू 3 4 ऐसे चलते रहेगा, उसका बाद ऐसे ही ऑल्टरनेटिवली चलते ही रहेगा। तो इसमें बामा सीरीज में और एक एक्सप्लेनेशन आया यहाँ पर, ये क्या बोला था, एच अल्फा इक्वल्स टू 3 होता है। देखो बामा सीरीज 3 से स्टार्ट होता है, एच बीटा इक्वल्स टू 4, एच बीटा इक्वल्स टू 4 होता है, एच गामा इक्वल्स टू 5 होता है, एच डेल्टा इक्वल्स टू 6 होता है। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन एच बीटा से एच अल्फा में जंप करके आया, तो एच बीटा से एच अल्फा में जंप करके आया, तो मतलब हायर लेवल से लोअर लेवल आ रहा, तो एमिशन स्पेक्ट्रम बनाएगा। तो उसका कैसे जानकारी करेंगे, ये वाला फॉर्मूला से। रिडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू हम लिख दे रहे हैं, क्या होता है 109678 पर सेंटीमीटर। तो इसको वैल्यू लिखेंगे, तो इसमें कहाँ पे क्या बैठाएंगे, ठीक। तो एच अल्फा पहले देखो 4 से 3 में आ रहा है, तो यहाँ पर 3 बैठाएंगे, यहाँ 4 बैठाएंगे, ठीक है, या यहाँ 4 बैठाएंगे, यहाँ 3 बैठाएंगे। देखिए क्या बोल सकते हो तुम लोग, देखो हायर लेवल से लोअर लेवल में आ रहा है, तो n1 का वैल्यू पहले हम लोग को तो क्या लेना है, यहाँ 3 4 n1 का जगह नहीं बैठाएंगे। पहले बात है, हम अभी थोड़ा पहले समझाते हैं, n1 का वैल्यू 2 ही होगा, वो कांस्टेंट है, यहाँ 2 स्क्वायर ही रहेगा। जब एच अल्फा बोले थे एच बीटा से एच अल्फा आ रहा है, तो यहाँ पर n2 का जगह 3 बैठाएंगे, एक बार इक्वेशन बनाएंगे, एक बार n1 का वैल्यू 2 बैठाएंगे, n2 का वैल्यू 4 बैठा के इक्वेशन फॉर्म करेंगे। दोनों इक्वेशन से हम लोग आंसर में आ सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस एंड मून्स रूल सब कुछ हम लोग बोले आज। इसका बाद भी चैप्टर्स में तो और भी कुछ क्वांटम नंबर्स का ऊपर बहुत सारा डेरिवेशन हो सकता है, क्वांटम नंबर कैसे एक्सप्लेन करेंगे उसका ऊपर भी होता है। तो थोड़ा सा क्वांटम नंबर का ऊपर हम एक क्वेश्चन लेते हैं बुक से, उसका बाद ये वाला आज के लिए वीडियो बंद करते हैं। तो क्वांटम नंबर का ऊपर क्या क्या क्वांटम नंबर हम लोग को यहाँ पर बोला है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर आर करेक्ट। तो क्वांटम नंबर क्या था, सॉरी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था, एजिमुथल क्वांटम नंबर एल था, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम था, स्पिन क्वांटम नंबर एस। तो पहले वाला यहाँ पर क्वेश्चन है, एन का वैल्यू 2, एल का वैल्यू 1, एन का वैल्यू 2, एल का वैल्यू 1, एम का वैल्यू 0, एम का वैल्यू 0, एस का वैल्यू -1। अच्छा, एम का वैल्यू अगर 2 होता है, एन का वैल्यू, एल का वैल्यू कैसा आता है, एल इक्वल्स टू होता है 0 और n-1, दैट इज 2 - 1, 1 हो सकता है, हो सकता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के लिए क्या करेंगे, 2l + 1 था, तो इसमें 2 × 1 + 1, 2 + 1 दैट इज 3, 3 का मतलब ऐसे हो सकता है, देखो 0 1 + 1 -1 हो सकता है। और हर एक के लिए ये प्लस ऑफ, ये माइनस ऑफ, एंड सॉरी हर एक सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए इस नंबर के लिए प्लस ऑफ माइनस ऑफ, इसके लिए भी प्लस ऑफ माइनस ऑफ, इसके लिए भी प्लस ऑफ माइनस ऑफ, इसके लिए भी प्लस ऑफ माइनस ऑफ। तो ऐसे करके तुम लोग आइडेंटिफाई कर लेना यहाँ पर क्या हुआ है, कौन सा इलेक्ट्रॉन्स परमिसिबल है और कौन सा सेट ऑफ क्वांटम नंबर ठीक ठाक रहेगा। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। अगर कुछ और जानकारी चाहिए तो कमेंट ऑब्वियसली करना, ठीक है, नमस्कार।